हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों ने 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का वीडियो ऑलरेडी बना लिया था वैसे तो, बट आप सबसे बात करके लगा कि मुझे उसको रिवाइज करना चाहिए, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है और नया बना रहा हूं फिर से। आप सबकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि एक बार फिर से कैश फ्लो रिपीट बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दूं, कुछ पॉइंट जो कॉमन है उसके बारे में बात करते हैं। कहां लिखना है ये बात हम कर चुके हैं, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में लिखना है ये बात हम कर चुके हैं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जैसे कि आपका डिविडेंड वाला पॉइंट, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, टैक्स प्रोविजन वाला पॉइंट, ये पॉइंट सबसे ज्यादा कॉमन है और असेट बेचने पे प्रॉफिट लॉस होगा, ये पॉइंट फिर से समझ लेते हैं। तो आप वन बाय वन इस क्वेश्चन में, अब 11th क्वेश्चन में इन सारे पॉइंट, ये सारे के पॉइंट इसमें वापस रिपीट है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको धीरे धीरे आपको क्लियर करते जाऊंगा, आप इसके सारे नोट लिखते चले जाना। 11th नंबर क्वेश्चन, बैलेंस शीट, सारे क्वेश्चन बैलेंस शीट दी हुई है। कैश कितना दिया आखिरी में? कैश दिया 10,000 10,000, कैश आपको दिया है 10,000 और 10,000। 2001 2002 2001 2002 लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। एक बेसिक बात बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना कि बैलेंस शीट पर टोटल मैच रहता है, ठीक है। कैश 10,000 से 10,000 रहा, यानी पिछले साल के एंड में भी 10,000 था, आज भी 10 है। इसका मतलब पूरे साल भर में क्या पैसा आया नहीं? क्या पैसा आया और गया? कुछ भी नहीं, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ होगा ना। या अगर मान लो ये 10,000 होता है, ये 12,000 होता है, तो क्या सिर्फ 2,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ? नहीं, एक्चुअली ये रिजल्टेंट फिगर है लास्ट पूरे ड्यूरिंग द ईयर में कई बार पैसा इन हुआ होगा, आउट हुआ होगा, ऑपरेशन के कारण, इन्वेस्टमेंट के कारण या फाइनेंसिंग के कारण, लेकिन उन सबका नेट जीरो रहा, यानी आपने जितना कैश आया उतना ही कैश दिया, इसलिए आपका बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। आप अपनी पॉकेट मनी से सोचो ना, आपकी जेब में 1,000 रुपए का नोट था और साल भर बाद भी 1,000 रुपए का नोट था, तो क्या साल भर में आपने कोई खर्चा नहीं किया होगा, लेकिन पापा से या मम्मी से पैसे ले भी तो लिए होंगे, तो हिसाब बराबर हो गया। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जरूर हुआ होगा। अब जब ये 10 और 10, इसका मतलब ये कि आपको हर आइटम है, जितनी भी आइटम होती, चाहे वो किसी भी तरीके से लिखी हुई हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक हो, डेटर्स हो, प्रिलिमिनरी हो, शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर्स, लोन, क्रेडिटर्स, जो भी, हमें एक एक आइटम का डिफरेंस कवर करना है, क्योंकि इन सब आइटम में चेंज अगर आया है, क्यों आया होगा? 12 लाख से 16 लाख, 4 लाख इंक्रीज हुए तो इश्यू ऑफ शेयर्स, तो 4 लाख रुपए या तो आए होंगे और उतने ही चले गए होंगे, इसलिए आपका बैलेंस बराबर है। मान लो इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम रहता है और सिर्फ एक आइटम में डिफरेंस होता, तो भी यहां पर इतना का डिफरेंस आता ना। तो हमें ये करना है कि हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। पहली बात, आप अपने माइंड से ये निकाल दें डेबिट क्रेडिट वाला कंसेप्ट, कि वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, हटा दो। डेबिट क्रेडिट तो हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, रेक्टिफिकेशन हो चुका है और यहां पर आ गए हम लायबिलिटी एसेट्स। हमें तो ये बताना है कि ये चेंज इन पोजीशन जो हुई, ये पोजीशन आपकी 10 से 10 रही है, 10 से 12 हो गई, तो क्यों हो गई? इन सब कारण से हुई, असेट्स खरीदना, बेचना, लॉस वगैरह, इन सब कारण से। तो ये सारे पॉइंट हम यहां कंसिडर करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट डिविडेंड का रहता है। देखो, जैसे आपका डिविडेंड 1 20 और 1 44, 1,20,000 एंड 1,44,000, दो दिए। तो आप खुद सोचो, और प्रपोज डिविडेंड की एंट्री नहीं होती, ये बात ध्यान रख लेना। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड है, डिविडेंड पेबल लिख लेना इसको। और वैसे भी सोचने वाली बात है कि क्या लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी तक आउटस्टैंडिंग रहा होगा? क्या अभी तक आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं हुआ? तो अंडरस्टूड पेमेंट हुआ होगा। क्या अभी का पेमेंट हो गया 144 इस बार का? तो इस बार का अगर पेमेंट हो जाता तो बैलेंस शीट में क्यों आता? तो बैलेंस शीट में डिविडेंड अगर लायबिलिटी साइड में है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर का डिविडेंड अभी आपने P&L से अप्रोप्रिएट तो कर लिया,
लेकिन डिविडेंड पेबल अकाउंट में अभी लायबिलिटी क्रिएट की आपने, तो इसमें आपका कैश इनफ्लो कहां हुआ, आउटफ्लो कुछ हुआ, इन आउट, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में यहां ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये या तो नॉन कैश आइटम की कैटेगरी में आता है या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम की कैटेगरी में आता है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग है ना, और पहली बात तो नॉन कैश है भी यहां पर, तो हम यहां पर इस डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर को अब यहां ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट को कम कर दिया इसने, जबकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा हुआ होगा, तो हमने प्रॉफिट में इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये वाला डिविडेंड इसलिए यहां लिखते हैं। ये वाला कहां लिखोगे, क्योंकि पेमेंट हो चुका है, और ये इस साल के पेंडल से नहीं, इसकी भी एंट्री ऐसी हुई होगी लेकिन लास्ट ईयर के पेंडल से हुई होगी, तो लास्ट ईयर का पेमेंट डेबिट हो चुका होगा, हमें कुछ नहीं करना। हमारी तो लास्ट ईयर की लायबिलिटी जो इस साल क्या हुई होगी, पे हुई होगी ना। नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं इसको, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो पेमेंट हुआ होगा, तो ये है कैश आउटफ्लो, ये लिखना फाइनेंसिंग में। एक पॉइंट डिविडेंड का, वेन एवर डिविडेंड गिवन इन लायबिलिटी एंड नो अदर एडजस्टमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, तो आप चाहो तो नोट बना सकते हो डिविडेंड से रिलेटेड, पहला पॉइंट ये, ठीक है। वेन एवर डिविडेंड शोन इन लायबिलिटी साइड बट नो फर्दर एडजस्टमेंट गिवन, कोई और एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया हो तब ऐसा करोगे। चलिए हम आते हैं पिछले क्वेश्चन पर। पिछले क्वेश्चन यानी मैंने आपको जो 5th नंबर क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,40,000 था, और ऊपर जो आपने प्रॉफिट लिखा था वो 75,000 था। अब इसको हमने क्या अज्यूम किया था, डिविडेंड अज्यूम किया, वो परफेक्ट वही था, क्योंकि प्रॉफिट में जो पीएनएल आया, पीएनएल वही तो आपका बैलेंस शीट में जाना चाहिए, और अगर नहीं गया है तो ये एप्रोप्रिएशन हुआ कहीं ना कहीं, तो हमने क्या अज्यूम करना, हमेशा डिविडेंड। अब सर ये वाला डिविडेंड आपने, ये वाला डिविडेंड, यही वाला अमाउंट मैंने यहां ऐड भी करवाया, और वही अमाउंट मैंने आपको फाइनेंसिंग में भी लिखवाया, देखना आप 5th क्वेश्चन निकाल के। क्यों करा सर ऐसा, अलग अलग अमाउंट क्यों नहीं किया, यहां तो अलग अलग अमाउंट किया, यहां 144 लिखे आपने और वहां 120 लिखवाए। तो भाई इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई प्रपोज डिविडेंड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब वो लायबिलिटी नहीं है, वो पे हो चुका। जैसे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर भी हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर और पेमेंट भी हो जाते हैं, तो ऊपर थोड़ा नहीं देंगे बैलेंस शीट में, वो नीचे लिखेंगे उसके बारे में। तो सेम अमाउंट यहां ऐड होगा क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, और सेम अमाउंट फाइनेंसिंग में जाएगा क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड का दूसरा पॉइंट ये लिखोगे आप, वेन एवर डिविडेंड नॉट गिवन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, it means it is declared and paid. It means it is declared and paid, whether it is equity dividend, preferential dividend, or interim dividend, or any other type of dividend. If it is given in information but not in balance sheet, the same amount should be shown as non-operating in operating activity and the same amount in financing activity. ये डिविडेंड का दूसरा पॉइंट हो गया आपका। क्लियर अब तो डिविडेंड, बस डिविडेंड के 2 ही पॉइंट आएंगे आपको, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको ये वाली बात समझा दी, ये हटा देता हूं। अब इसका डिफरेंस ले लिया मैंने, से हर चीज का डिफरेंस दूंगा मैं, हर चीज का डिफरेंस। टैक्स प्रोविजन पर आते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, ये भी बता देता हूं मैं, इसका भी अकाउंट बना सकते हैं। टैक्स प्रोविजन, किसी भी चीज को अकाउंटिंग से करोगे तो बहुत इजी रहेगा। 4 पॉइंट बताए मैंने हमेशा, किसी भी अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, लिखना ध्यान से, प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है, और इस तरीके से। तो टैक्स प्रोविजन इसमें दिया हुआ है क्या 11th क्वेश्चन में, यस टैक्स प्रोविजन दिया हुआ है 3,60,000 ओपनिंग में दिया हुआ है, 360 और 340 क्लोजिंग में दिया हुआ है। अब प्रोविजन इंक्रीज होने का रीजन क्या, बढ़ता क्यों, बढ़ता इसलिए सर कि हम प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर में और बना लेते हैं। प्रोविजन एक्चुअल फिगर होता है क्या, प्रोविजन एस्टिमेटेड फिगर होता है, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी टू बी पेबल इन फ्यूचर। तो जब ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तब रिटर्न थोड़ी भरते, रिटर्न तो हम 2-4 महीने बाद भरेंगे ऑडिट होने के बाद। तो आप 31 मार्च को प्रोवाइड करके रख लेते हो कि अंदाजन हमें 3,60,000 या 340 भरना होगा। तो लास्ट ईयर हमने प्रोवाइड करके रखा था कि 360 पे करेंगे।
अब डेफिनेटली इसका रिटर्न इस साल पे किया होगा, लास्ट ईयर का इस साल पे किया होगा ना। कितना पे किया या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, आप टैक्स पेमेंट देख लो। बाकी क्वेश्चन इससे ऊपर जो मैंने क्वेश्चन करवाया था 10th नंबर, उसका 7th पॉइंट देखोगे तो टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड 135 दिया था ना। तो कुछ भी एक चीज देंगे, ये 360 नॉन लायबिलिटीज के लिए बनते हैं प्रोविजन। अगर आपको कुछ नहीं कहा है तो आप क्या एजम्पशन लोगे, दैट इट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस बार हमने इसका पेमेंट कर दिया, ठीक है, अज्यूम एज पेड ड्यूरिंग द ईयर, डेफिनेटली। और अगर आप ऐसा एजम्पशन नहीं लोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 20,000 का डिफरेंस आएगा। आप ये मानोगे सिर्फ 20,000 पे किया, देखो आप बैलेंसिंग कितना है 20, तो 360 रुपए की जगह सिर्फ 20,000 दिया। क्या एस्टिमेट इतने बदल जाते हैं? जब आपने लास्ट ईयर एस्टिमेट बनाया तो सोच समझ के बनाया होगा ना, तो ये बेस्ट एजम्पशन है। तो ये माइनस होने का रीजन समझ में आया, प्रोविजन कम होने का रीजन पेमेंट, और बढ़ने का रीजन क्या हुआ, P&L अकाउंट डेबिटेड टू टैक्स प्रोविजन, एक एंट्री पास कर दी, तो P&L अकाउंट से एक एंट्री पास कर दी आपने। अब कभी ये देते हैं कभी ये देते हैं। ऊपर वाले 10th नंबर क्वेश्चन में ये दिया था 1,35,000 एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर का प्रोविजन बनाना है, तो बचा हुआ पेमेंट आ जाता है। इस बार पेमेंट मान लिया तो बचा हुआ ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, कितना आएगा 3,40,000। आप तो अकाउंट से चलो ना, तो जब अकाउंट से चलोगे आप, तो आप ओपनिंग क्लोजिंग से नहीं चलोगे, फिर आप ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं लोगे। जिन क्वेश्चन में मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जैसे क्रेडिटर, डेटर, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यहां हम अकाउंट नहीं बनाते, इसलिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिफरेंस ले लेते हैं। चेंज इन करंट एसेट, चेंज इन करंट लायबिलिटी लेते हैं ना। यहां पर हमने ये नहीं लिया, लेकिन ये लिया, बात तो एक ही ना, डिफरेंस ये नहीं आएगा, आप देख लेना कभी भी। अब ये और ये कहां लिखे हैं, तो फिर वही बात, इसकी बात करें। ये आपने ड्यूरिंग द ईयर में प्रोवाइड किया, कहां से प्रोवाइड किया आपने, P&L से, यानी आपका प्रॉफिट कम हो गया इसके कारण, जबकि ये कोई कैश आइटम था क्या? नहीं, ये तो वही था, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू फंड, ट्रांसफर टू प्रोविजन टाइप था ये तो इसे भी हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसफर टू टैक्स प्रोविजन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इसको हम 3,40,000, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। तो इसका इफेक्ट समझ आ गई, जो जो चीजें P&L अकाउंट में से माइनस हो गई उनको प्लस करना। इस पूरी लाइन का एक ही कंसेप्ट है, बार बार इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते, जैसे BRS बनाया कि नहीं कभी, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसमें एडजस्टमेंट करो। ऐसे मैं यहां कर रहा हूं, ये प्रॉफिट जो ये सही प्रॉफिट नहीं, मैं इसको सही कर रहा हूं, या बल्कि मैं कह सकता हूं कि इसमें जो गलत चीजें माइनस हो गई थी उसको प्लस कर रहा हूं, और जो प्लस हो गई थी उसको माइनस, इसलिए प्रॉफिट वाला आइटम माइनस होगी और लॉस वाला आइटम प्लस होगी। और रिवर्सल इफेक्ट है, उल्टा इफेक्ट है, जो घट गया है जब P&L अकाउंट बना होगा तो डिविडेंड, टैक्स, ये सब लेस हो चुके होंगे आपके, उसके बाद नेट प्रॉफिट आया आपका, तो इन सबको वापस आप एड बैक कर रहे हो। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल, ये माइनस, ये प्लस हो गया था, तो इनको क्या करते हैं हम, माइनस। तो प्रॉफिट वाले आइटम माइनस करते हैं, लॉस वाले हम प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि ये P&L में लिखी, और P&L में नहीं लिखी है तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे यहां पर, फिर यहां कुछ भी नहीं करेंगे। फिर जहां करना होगा, जैसे मान लो डिविडेंड P&L में लिखा ही नहीं होता, तो मैं यहां कुछ भी नहीं करता, सीधे कहां लिखता, सीधे फाइनेंसिंग में लिखता। क्लियर? टैक्स प्रोविजन की बात आप याद रखोगे। दूसरा टैक्स प्रोविजन का अल्टरनेटिव आप क्या लिख के रख सकते हो कि इफ टैक्स प्रोविजन अकाउंट इज नॉट टू बी प्रिपेयर, देन इट इज ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। आप लिख दो, वी अज्यूम टैक्स प्रोविजन एज करंट लायबिलिटी, बट ये तब जब आपको टैक्स का अकाउंट बनाना नहीं आए तब, वरना सही तरीका तो ये। अब आपने करंट लायबिलिटी मान लिया, तो करंट लायबिलिटी मान लिया तो आप अकाउंट भी मत बनाओ, नीचे को इंफॉर्मेशन दिए, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग, सब इग्नोर कर दो। आप तो सिर्फ बैलेंस शीट का दो फिगर दिखना चाहिए, 360 और 340, 20,000 रुपए डिफरेंस आ गया। क्या हुआ, 20,000 डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होती है यहाँ, माइनस, तो 20,000 माइनस कर देना बस, फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ टैक्स प्रोविजन को करंट लायबिलिटी मान लोगे तो सारे पॉइंट नीचे के किसी काम के नहीं, इररिलेवेंट रहेंगे। ओनली करंट लायबिलिटी, चेंज इन करंट लायबिलिटी एडजस्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अगर अकाउंट बना करोगे तो एक फिगर ये लेंगे और एक फिगर ये भी लेना पड़ेगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर।
किस ईयर का दिया उसका मतलब नहीं, किसी भी ईयर का दिया, ड्यूरिंग द ईयर पे किया ना तो माइनस कर दो। तो अब आप देखो अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आया ना 20,000। आप करंट लायबिलिटी मानते तो 20 आया और वैसे भी 20 आया। तो ये दो अल्टरनेट मैंने बताया, एक अकाउंट बना के करना और एक करंट लायबिलिटी। ये टैक्स के बारे में याद रखोगे, ठीक। चलिए अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आप याद रखना मिनिमम से मिनिमम, मैंने आपको कहा कि 5 आइटम लगभग यहां याद रखना चाहिए ऑपरेटिंग में, आदत हो जाना चाहिए। डिविडेंड वाली आदत हो गई आपकी, देख लिया आपने डिविडेंड वाला पॉइंट, टैक्स वाला पॉइंट आप समझ गए। ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व्स, तो रिजर्व दो थे इसमें, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा है तो जनरल रिजर्व बना कहां से होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, अगेन वही हुआ होगा। तो इसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, किसी को देने गए पैसा, ये तो प्रॉफिट कम कर दिया आपने, यानी कमाया ज्यादा, कैश आया ज्यादा, लेकिन आपने यहां पर कम दिखा रहा हो प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को वापस क्या करो, इंक्रीज। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 1,20,000 एड बैक कर देंगे। अब दो कितने सारे मैंने एंट्री से बता दिया आपको। फिर कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी यहां लिखते अगर वो पीएनएल से अप्रोप्रिएट होता तो। क्या कैपिटल रिजर्व जो आपका 40,000 दिख रहा है वो पीएनएल से बना है, क्या उसको पीएनएल से बनाया गया है? अगर बनाया होता तो मैं बराबर यहां लिखता, मैं हर वो चीज जो पीएनएल से बनी होगी वो यहां लिखूंगा। लेकिन आप ध्यान से एडजस्टमेंट पढ़ो, कैपिटल रिजर्व जो 40,000 आया है वो किस चीज पर आया है, पॉइंट नंबर 1 देखें, नहीं पॉइंट नंबर 4 देखें। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 विच आर क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिजर्व। कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दिए इन्होंने, इन्वेस्टमेंट बेच दिए होंगे तो क्या एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो आया वो पीएनएल में ना ले जाते हुए कैपिटल रिजर्व में ले गई, लिखा क्लियर। कितना प्रॉफिट, 40,000 का। इन्वेस्टमेंट कितने के गए, 4 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, 3,20 रह गए, इसका मतलब कितने की बुक वैल्यू कम हो गई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ, 80 से, तो 80,000 से। इसका मतलब 80,000 के इन्वेस्टमेंट 40,000 के प्रॉफिट पर, मतलब 1,20,000 में बेचे आपने। तो 1,20,000 हम कहां लिख देंगे, ये हम लिख देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस में, ठीक है। 40,000 कहां लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व में तो लिख दिए हो, तो कैपिटल रिजर्व से कैपिटल रिजर्व क्रॉस हो गया इस तरीके से, उस यानी इस सीआर के बदले में हमें अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सीआर पीएनएल से नहीं, इसलिए पीएनएल में कहीं पर भी नहीं आएगा ऐसे कोई भी प्रॉफिट। और ऐसे ही ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या पीएनएल में गया, नहीं गया ना, तो फिर यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखोगे, यहां वही प्रॉफिट लिखते हैं हम जो पीएनएल में क्रेडिट हुए होते हैं, वही लॉस लिखते हैं जो पीएनएल में डेबिट हुए होते हैं। जो पीएनएल में नहीं लिखे कहीं और लिखे हैं तो उसको यहां नहीं लिखेंगे। तो ये एंट्री होगी इसकी, ये कहां लिख दोगे, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट इस तरीके से हो गया। आगे चलते हैं, चलिए हम अब एक आता है पॉइंट कौन सा, रिटर्न ऑफ वाला, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये देख लिया करो, मतलब 4-5 पॉइंट हमेशा देख ही लो, आदत ही डाल दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं, 80,000 के हैं और इनको 40,000 रहेगा लास्ट में, इसका मतलब 40,000 राइट ऑफ कर दिए, तो 40,000 रुपए ये लिख देते हैं राइट ऑफ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा डेप्रीशिएशन एड बैक करोगे, जो आपने पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट निकालते समय डेबिट किया वही तो एड बैक करूंगा ना मैं, क्योंकि इसके बदले मुझे कैश नहीं दे गया था। तो अगर एक नॉन कैश चीज हटा देता हूं मैं तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, ये लॉजिक है। तो डेप्रेशन एक्यूमुलेटेड वाला नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन का बैलेंस डेबिट कभी नहीं होता, ध्यान रखना। एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन तो डेप्रेशन प्रोविजन, डेप्रेशन फंड अकाउंट है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, और वो तो 1 साल का नहीं, तो कई सालों का डेप्रेशन जोड़ के एक्यूमुलेटेड है वो। तो अंतर समझ लो, बैलेंस शीट में जो दिया होगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन दिया होगा,
P&L में जो दिया होगा वो नॉमिनल नेचर का दिया होगा, फर्क है ना दोनों में। तो बैलेंस शीट में अगर दिया हो तो एक्यूमुलेटेड है। देखो आप बैलेंस शीट में जो दिया है 9,20,000 और 11,60,000, वो क्या एक साल का डेप्रिसिएशन होगा? अरे वो तो एक्यूमुलेट होगा, पहले 9,20 था और जुड़ के 11,60 हो गया, अगले साल और लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो भी एक्यूमुलेटेड है वो। और उसकी एंट्री क्या होते हैं आपको याद हो तो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या इसको हम डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये नॉमिनल है, ये जाता है P&L में और ये जाता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो दिया वो ये वाला दिया है और P&L में जो दिया ये वाला, तो हमें तो ये चाहिए ना। और बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो इस साल का नहीं, पिछले साल का ओपनिंग भी होगा प्लस ये, तो दोनों मिला के दिया होगा, इसलिए उसका अकाउंट अलग से बनाऊंगा मैं। अब डेप्रिसिएशन के बारे में 2-3 बात, जैसे अपन ने डिविडेंड का पढ़ा, टैक्स का पढ़ा, डेप्रिसिएशन के तरीके आपके दिए। नंबर 1 तरीका तो ये कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में 3rd पॉइंट में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स प्रोवाइडेड 3,60,000 बता ही दिया कि 3,60,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया इन्होंने, यानी ये वाली एंट्री पास की इन्होंने 3,60,000, ये वाली एंट्री पास की इन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू। तो ये चला गया P&L में और ये चला गया बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलरेडी था, कितना ओपनिंग बैलेंस था इसका? इसका ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 9,20,000, 9,20, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था आपके पास? क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास 11,60,000। तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन बढ़ने का रीजन क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और लगाओगे तो और एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक्यूमुलेट का मतलब समझो इकट्ठा होता जाएगा, तो ये बढ़ने का रीजन ये है। कम होने का रीजन क्या? अगर आपने इसमें से कोई एसेट बेच दी होगी तो उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके क्यों ले जाऊंगा मैं कई सालों तक, क्यों बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करूंगा जबकि एसेट बेच चुकी है, तो उसका बैलेंस डेप्रिसिएशन हटा दो। इस क्वेश्चन में हुआ है। तो पहले तो मैं इसकी एंट्री बता दूं, 3,60,000 यहां आ गए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से, ठीक है, और कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये वाला इफेक्ट ये था 3,60 डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन अल्टीमेट P&L अकाउंट में डेबिट हुआ होगा ना, नॉमिनल नेचर का है, तो डेबिट हुआ होगा वहां पर। तो ये वाला इफेक्ट है, नॉन कैश आइटम डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, सो एड बैक, ये वाला इफेक्ट। और ये वाला इफेक्ट ये वो, ठीक है। कम होने का रीजन अभी बताता हूं मैं, पॉइंट पढ़ेंगे हम। तो पहले मैं आपको यहां ले जाना चाहता था, मैं 5 पॉइंट की हमेशा बात बोलूंगा, डेप्रिसिएशन की बात बोलूंगा, मैंने फॉर्मूले में भी लिखा है डिविडेंड, टैक्स, ट्रांसफर रिजर्व और रिटर्न ऑफ, ये 5 कॉमन चीजें बहुत बार आएगी, और एक और आएगा भी प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ये आदत हो जाना चाहिए आपकी, और ये आप कहीं से भी करो। पहले आप क्वेश्चन बिल्कुल शांति से इत्मीनान से पढ़ा करो, पॉइंट सारे, या तो पॉइंट वाइज कर लो आप, लेकिन पॉइंट वाइज में प्रॉब्लम ये है कि कोई आइटम इन्वेस्टिंग का आ जाएगा, कोई फाइनेंसिंग का, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मेरी नजर में ये है कि आप यहां से करो फॉर्मेट से, कि पहले मुझे ढूंढना है ये प्रॉफिट, फिर मुझे ये ढूंढना है डिविडेंड, फिर मुझे ये ढूंढना है, फिर मुझे ये ढूंढना है, ये 5 आइटम ढूंढ के ले आओ। ठीक, कुछ रह भी जाएगी तो अभी लास्ट में क्या करता हूं, सब चेक करता हूं, तब पकड़ में जाएगी। तो अभी हम पहले ऐसा करेंगे, मेरी स्टाइल से करो, सही तरीके से करो, कंसेप्चुअल करो, बराबर आएगा समझ में। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब जैसे मैंने करा वैसे ही करना है। मैंने क्या किया, पहले मैंने 5 आइटम ढूंढ के लिख दी, अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करता हूं। नंबर 1, कंपनी सोल्ड 1 फिक्स्ड एसेट्स फॉर 1 लाख। और फिक्स्ड एसेट्स पे अगर ज्यादा पॉइंट हो तो मैंने हमेशा कहा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ही बना लिया करो। लेकिन इस बार एक नई बात बताता हूं मैं। नई बात यह कि इस बार फिक्स्ड एसेट जो दिए वो कॉस्ट पे दी है। आपको मैं दोनों तरीके समझाता हूं, कॉस्ट पे कैसे बनता है, WDV पे कैसे। जब कॉस्ट पे बनेगा तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनेगा। कंपनी सोल्ड 1 फिक्स्ड एसेट्स फॉर 1 लाख, 1 लाख में बेच दी। ये आप इन्वेस्टिंग में तो लिख ही दोगे 1 लाख में बेचना, वहां तो सेलिंग प्राइस लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। इन्वेस्टिंग में लिख दोगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ विच 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन इट वाज 80,000। डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट बेचते समय बता रहे हैं, मतलब टोटल बता रहे हैं। तो 2 लाख की चीज थी, 80,000 रुपए में 80,000 डेप्रिसिएशन था। अगर बिना अकाउंट के ओवरऑल करो ऊपर ही ऊपर
तो आप सब इतना तो समझते होंगे कि 2 लाख की चीज थी, 80 का डिप्रेशन था, मतलब WDV हो गई 1/20, और 1/20 की 1 लाख में बेच दी, तो 20,000 का लॉस हुआ। तो पहली बात तो लॉस कहां आता है, यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, 20,000 रुपए यहां आते हैं, सब जानते हो। और कहां कहां आएगा, तो 3 जगह की आदत डल रही मैंने, एक तो अकाउंट में आएगा, एक बार यहां आएगा, और एक बार इन्वेस्टिंग में आता है। तो इन्वेस्टिंग में तो चलेगा ही पूरे 1 लाख, वहां लॉस प्रॉफिट नहीं आता, वहां 1 लाख आता है, जितना खरीदा या जितना बेचा एक्चुअल आता है। एक बार यहां आ जाता है, और फिर यहां पर, अब यहां पर कैसे आएगा, तो चलिए आज अकाउंट सीखते हैं हम। बैलेंस ओपनिंग कितना है इसका, क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस 32 एंड 38, 32 लाख 32 लाख रुपए यहां पर है इसके, और 38 लाख 38 लाख रुपए यहां पर है इसके। ठीक है, 32 पूरे लिख देता हूं। अब जब कॉस्ट प्राइस पर बनाते हैं हम क्वेश्चन को, तो ये भी कॉस्ट पर होता है, ये भी कॉस्ट पर होता है, इसमें सारे फिगर जो लिखो कॉस्ट पे। तो असेट्स में कॉस्ट में चेंज आता ही क्यों है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आने का रीजन परचेज, जाने का रीजन सेल, यही होता है। तो यूं हम जब WDV से क्वेश्चन करते हैं, तो यहीं पर हम बाय बैंक लिख देते हैं, बाय डेप्रेशन लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो बीके उसका प्रॉफिट लॉस भी निकालते, 3 एंट्री करते थे। लेकिन जब कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत 3 एंट्री करने की, सीधी सी बात है कि इस 32 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए वाली असेट चले गई मेरी, हटाओ, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट टू कॉस्ट। WDV से क्या मतलब, सेलिंग प्राइस से क्या मतलब, 32 में कितने की इंक्लूड होगी, वो 2 की, तो 2 से माइनस कर दो। याद करो हायर परचेज में हम अकाउंट बनाते थे, जब हम एक क्वेश्चन करवाया था सेकंड लास्ट, फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे थी, ये डिप्रेशन अकाउंट बनाया था, और एक डिस्पोजल ऑफ असेट अकाउंट बनाया था, डिस्पोजल। तो अकाउंट नहीं बनाएंगे क्या, क्योंकि अकाउंट बढ़ाना नहीं, टाइम नहीं है इतना, 2 लाख रुपए वहां चले जाएंगे। जो असेट बेस्ड थी उसका डेप्रिसिएशन भी हटाओ, उसका डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होगा, बहुत सारे एसेट्स का एक्यूमुलेटेड है नहीं, तो इसमें 80,000 डेप्रिसिएशन है। तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस होने का रीजन समझे आप, जब असेट बेच दी तो उसका डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं। इसको भी कहा जाए डिस्पोजल अकाउंट में। तो डिस्पोजल में ये डेबिट चले जाएगा, एक क्रेडिट, यानी WDV आ गई 1,20,000, और 1,20,000 की आप 1 लाख में बेच दी, तो उस अकाउंट से क्या आ जाएगा, लॉस, और लॉस यहाँ आ गया। तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, लॉस प्रॉफिट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, वो अकाउंट सिर्फ लॉस प्रॉफिट के लिए होता है, मेन ये अकाउंट है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन की एंट्री समझ गए आप अच्छे से। अकाउंटिंग जब भी कॉस्ट से करोगे तो क्रेडिट क्या कर दोगे, कॉस्ट, यहां से ये उड़ा दिया, डिप्रेशन में से डिप्रेशन उड़ा दिया, और प्रॉफिट लॉस यहां लिख दिया। तो 3 जगह आ गई एंट्री, एक बार यहां आई, एक बार यहां आई, और एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दो 1 लाख रुपए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेकंड पॉइंट, company also decide to write off another fixed assets costing 56,000 on which depreciation amounting to 40,000 has been provided, on which depreciation 40,000 has been provided। तो ये भी डिस्पोजल में ले जाते हैं। 40,000 रुपए का डेप्रेशन लग चुका था इस पे, वो भी हट जाएगा क्योंकि असेट से खत्म हो गई, और थी कितने की, कॉस्टिंग 56,000, डिस्पोजल अकाउंट में 56,000। ये भी कौन सी प्राइस पे, कॉस्ट पे। लेकिन इसको बेचा नहीं, आपने राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये कि बुक्स में 56,000 और 40,000, नेट कितने थे, 16,000 थे नेट। WDV कितनी, 16। 2 अकाउंट बने ना, दोनों अकाउंट बंद हो गए, तो नेट इफेक्ट क्या आया, 16,000 रुपए के बदले में आपको कुछ नहीं मिला, राइट ऑफ कर दिए, यानी लॉस। फिक्स्ड असेट्स रिटर्न ऑफ, जैसे ये रिटर्न ऑफ करते हैं इसे ये रिटर्न ऑफ हो गया, क्लियर बात। तीसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स प्रोवाइडेड 360 ड्यूरिंग द ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 3,60,000 गिवन था क्वेश्चन में, नहीं तो ये बैलेंसिंग फिगर्स आ जाता। डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं, एक्यूमुलेटेड के बढ़ने का रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का। और कम होने का रीजन क्या है, कि असेट बेच दी तो उसका डेप्रिसिएशन हटा दिया। तो अगर 1 2 3 आइटम ये और ये दिया है तो ये आ जाएगा, या ये 3 दिए तो ये आ जाएगा। कभी कभी आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ सकता है, तो अच्छी बात है इस क्वेश्चन में दिया है।
और दिया है सब चीज दी, ओपनिंग क्लोजिंग, इंक्रीज का रीजन भी डिक्रीज का, तो डेफिनेटली अकाउंट मैच हो गया होगा। आप देखो ये अकाउंट मैच हो गया 1280 और इधर कितने हो गए, ये लगभग ये भी 1280 हो गए, अकाउंट मैच हो गया। फिर एसेट्स के 3 पॉइंट है, तीनों लिख लिया मैंने। अब मैं बैलेंसिंग कर लेता हूं, ये भी कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट। फिर एसेट्स अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग होता है, परचेज और सेल, बस यही 4 आइटम होंगे। अब आपको 3 अगर मिल गए हैं, सेल मिल गई, परचेज निकाल लोगे आप, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जरा देख लेते हैं हम। 2,56,000 प्लस 380 माइनस 38 लेके 38 लाख रुपए हैं, 38 लाख और 256, ये हो गया 40,56,000 लेस 32, 8,56,000 का ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। कुछ और नहीं लिखा है तो डेफिनेटली कैश में परचेस की होगी, कोई हायर परचेस सिस्टम या ऐसा कुछ कहां लिखा हुआ। तो असेट अकाउंट के ये 2 आइटम मेन है, डेप्रेशन के ये 2 आइटम में है, टैक्स प्रोविजन के भी 2 आइटम है। हर अकाउंट बना के देख लेना, 2 अकाउंट में 2 आइटम है अभी। अब इनको आप लिख दो अपनी जगह पे। तो डेप्रेशन हमने पीएनएल में लिख दिया, ये डिस्पोजल वाला डेप्रेशन कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये ओपनिंग क्लोजिंग कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कहीं भी नहीं लिखना है, बल्कि इस असेट्स को जो बेचा उसके बदले में आए कितने 1 लाख वो लिखना है, और इसके बदले में गए कितने 856, तो 856 इन्वेस्टिंग में लिख दो आप। असेट अकाउंट बनाओ और ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के ये सब कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। आ गया ना कंसिडर, ये कंसिडर हो गया, ये डिस्पोजल में चला गया, ये डिस्पोजल में चला गया, और ये दोनों भी कहां चला गया, डिस्पोजल में। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आ गया, प्रॉफिट या लॉस। ये असेट अकाउंट। और अब इसी को अगर हम डब्ल्यूडीवी मेथड से बनाते तो सुनना जरा, अगर डब्ल्यूडीवी से बनाते तो किस तरीके से बनाते, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर हम इस अकाउंट को डब्ल्यूडीवी की तरह से बनाते तो फिर मैं इसको क्या क्या लिखता है इसमें, नंबर 1 लिखता मैं, देखो बैलेंस शीट में। अब फिर मैं 32 लाख नहीं लिखता, अब इसमें ओपनिंग जो लिखता मैं डब्ल्यूडीवी वो लिखता 22,88,000, इससे करता। और क्लोजिंग में कितना लिखता मैं, क्लोजिंग में लिखता 26,40,000, ये लिखता था। ठीक है। अब आप फिर वही बात, जब डब्ल्यूडीवी से करेंगे तो फिर सब डेप्रेशन भी इसी में लिखेंगे। तो असेट बेचने की एंट्री 3 करते थे, याद करो 3 एंट्री होती थी। एक तो कितने में बेचा, तो 1 लाख में बेचा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ कितने का, 20,000 का, ये लिखते थे, याद करो। अल्टीमेट आप देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अभी मैंने जब कॉस्ट में बताया तुमको तो इधर कॉस्ट लिखी, तो इधर भी क्या लिखी, कॉस्ट 2 लाख। और जब डब्ल्यूडीवी से कर रहा हूं तो इधर मैंने डब्ल्यूडीवी लिखी, तो ये भी तो डब्ल्यूडीवी लिखी। आप ध्यान से देखो, ये 1,20,000 डब्ल्यूडीवी तो थी उसकी, आप पढ़ के देख लो 11 क्वेश्चन में क्या पॉइंट लिखा हुआ था। 2 लाख की असेट थी, 80,000 डिप्रेशन था, 1,20,000 डब्ल्यूडीवी। आप डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग नोट है वैसे भी। तो पूरी अकाउंटिंग दिखाने की जरूरत थोड़ी ना। तो बस ये कंसेप्ट, डब्ल्यूडीवी से करो तो डब्ल्यूडीवी माइनस करो, और अगर कॉस्ट से करो तो कॉस्ट माइनस करो, बेचने पे ये। और खरीदने पे, खरीदना तो कॉस्ट ही रहता है। आप किसी से भी करो, जब आप कोई सी भी असेट खरीदोगे तो कॉस्ट ही खरीदोगे। अब ये फिगर नहीं दिया है तो क्या मैं बैलेंसिंग निकाल दूं, नहीं। जब डब्ल्यूडीवी से करेंगे तो दूसरी बात ध्यान रखना, 2 बात रखना। नंबर 1 तो ये कि जो असेट सेल की उससे डब्ल्यूडीवी माइनस करना है, और नंबर 2 डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर यही लिखेंगे 3,60,000, ये वाला डेप्रिशिएशन। क्योंकि डब्ल्यूडीवी से कर रहे हैं तो असेट की डब्ल्यूडीवी डाउन होना चाहिए ना, रिटर्न डाउन, तो डेप्रिशिएशन यहां होता। बस ये बात ध्यान रखो। अब ये करने के बाद आप देखो आपका बैलेंसिंग फिगर सीधे वही आ गया, 8,56,000 आ गया, आया 8,56,000। देख लो, ये लिखता हूं मैं 120, ये लिखता हूं मैं 360, ये हो गया आपका 26,40,000, 31,20,000 माइनस 22,80,000
माइनस 8,56,000। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस है? 360, 120, 2640 माइनस 2280, 40। हाँ, एक और चीज रह गई ना, असेट डिस्कार्डेड भी किया आपने। एक असेट 16,000 रुपए की एक WDV वाले असेट डिस्कार्डेड भी तो की, ये रह गई थी। तो ये भी कौन सी, ये भी क्या थी? WDV थी उसके, आप ध्यान से। तो 2 असेट बेची थी या डिस्कार्ड की थी, उसकी WDV, ट्रेड वर्ड गोज आउट। तो कम होने की ये रीजन है, बढ़ने का ये रीजन है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, हिसाब बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कंसेप्ट है। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी मैं बताते जाता हूं आपको। तो क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया। पहले 5 पॉइंट यहां लिख लिए, फिर पॉइंट नंबर 1 से चला, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पर आते हैं। कंपनी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ए प्रॉफिट। मैंने भी बता दिया इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो और ये ऊपर वाले जितने पॉइंट, इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हम लिख सकता हूं मैं, तो ये भी लिख लेता हूं मैं। कंपनी सोल्ड थी यहां पर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, 1 लाख रुपए की असेट आपने बेची। यहां सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ध्यान में, इसमें WDV से कोई लेना देना नहीं। दूसरी डिस्कार्डेड कर दी, तो डिस्कार्डेड यानी राइट ऑफ कर दी, राइट ऑफ करने से कोई पैसा नहीं आता है। तीसरे पॉइंट में डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, इससे भी कोई पैसा नहीं आता है। और खरीदी कितनी थी? 8,56,000 में। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स 8,56,000, ये लिख लेते हैं। तो ये इन पूरी वर्किंग का सार ये है कि एक असेट बेची, एक असेट खरीदी है। बाकी सब जो चीजें थी, कैश की बात तो इतनी थी, बाकी सब तो इधर उधर लिखने वाली चीजें थी। ठीक, यहां पे लॉस भी लिख दिया मैंने और ये सब भी लिख दिया। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बेचे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचकर कितने पैसे आए? इन्वेस्टमेंट बेचकर 1,20,000 आए। कैसे आए? हमने पढ़ा था, 80,000 की बुक वैल्यू थी और 40,000 का प्रॉफिट था। सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40 लिखा था ना, तो बुक्स में तो 80 के माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब बुक वैल्यू 80 थी और 40 प्रॉफिट भी बेचा। तो हमेशा प्रॉफिट क्या होता है? बुक वैल्यू से ऊपर, और लॉस क्या होता है? बुक वैल्यू से कम। तो लॉस आए तो माइनस कर देना, प्रॉफिट आए तो प्लस कर देना। तो 80,000 की इन्वेस्टमेंट 1,20,000 में बेचे, कैश तो 1,20,000 आया, लिखते। और इसका प्रॉफिट यहां क्यों नहीं लिखा? फिर बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ये P&L में नहीं बल्कि कैपिटल रिजर्व में चला गया। बस इतना ही। डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल रिडीम्ड एट 5%। चलिए रिडम्पशन कर देते हैं। रिडम्पशन क्या होता है यहां पर? तो प्रेफरेंशियल शेयर्स रिडम्पशन, प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन, आप देखो ध्यान से, 1,20,000 रुपए कम हो रहे हैं। पहले 4 लाख था, अब 280 रह गए, तो 1,20,000। लेकिन प्रीमियम पर हुआ, और प्रीमियम कितनी हुई? 5% प्रीमियम, यानी 6,000 रुपए। तो 1,26,000 आउटफ्लो हुआ होगा ना। ऐसी डिवेंचर्स रिडम्पशन, उसमें भी आप देखो ध्यान से, तो अमाउंट सेम है। वहां पर भी डिवेंचर रिडीम जो हो रहा है 1,20,000 के हो रहे हैं, और 5% प्रीमियम पर, तो देना ज्यादा पड़ रहा है ना। यहां एक तो यहां था रिडम्पशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा हमारा टारगेट एक ही है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उल्टा सीधा कुछ भी हो, हमें सिर्फ डिफरेंस से मतलब है बैलेंस शीट के, तो हमारा कैश फ्लो मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट में डिफरेंस तो 1,20,000 था, तो मुझे 1,20,000 लिखना था ना। अब अगर मैंने उस डिफरेंस में कुछ प्लस माइनस किया है, तो उसका डेफिनेटली दूसरे का इफेक्ट आएगा। अगर यहां माइनस का इफेक्ट आ रहा तो कहीं और प्लस का होगा, ये सोच के रख लेना। तो भी एक तरीका है मैच करने का, क्योंकि जो भी मैच होगा वो डिफरेंस ही होगा। तो 6,000 प्रीमियम लॉस होता है कि प्रॉफिट? लॉस। लॉस कहां गया होगा? P&L। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स 6,000, प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स 6,000। क्योंकि ये कहां ट्रांसफर हुए, अलग से तो कुछ कहा नहीं। अगर ये P&L में ट्रांसफर नहीं हुए होते, कहीं रिजर्व से सेट ऑफ हो गए होते, तो फिर मैं यहां रिवर्स नहीं करता। कुछ नहीं लिखा है तो आप हर प्रॉफिट लॉस कहां मानोगे? P&L में। और P&L में ये प्लस माइनस हो गए, ठीक है, तो मुझे इसको रिवर्स करना है, क्योंकि इसके कारण P&L में कोई प्रॉफिट पैसा थोड़ा गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या? ऑपरेटिंग कैश है क्या? ये तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। यहां लिख तो दिया माइनस में, वहां थोड़ा गया पैसा, तो वहां वापस एड बैक कर दिया, और सही जगह ये थी, यहां माइनस कर दिया। और 6th पॉइंट, सबसे मजेदार पॉइंट, कंपनी डिसाइड टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट।
ठीक है, क्या डिसाइड किया? वैल्यू एट कॉस्ट। Whereas previously the practice was to value stock at cost less 10%. Previously, यानी स्टॉक में गड़बड़ कुछ। The stock according to books on 31st March 2001 was 2,16,000, and the stock on 31st March 2002 was correctly valued at 3 lakh. तो अभी का प्रॉफिट सही, अभी का जो स्टॉक है वो सही 3 लाख। पिछले साल ओपनिंग का स्टॉक जो है वो गलत, 2,16,000 जो है वो प्रीवियसली वैल्यूड है, यानी प्रीवियसली 10% कम पर, यानी 90% है। तो अगर वो 90% है, उसकी वर्किंग में यहां लिख देता हूं, स्टॉक की वर्किंग। तो 2001 में वो 2,16,000 है, 2002 में वो 3 लाख है, तो 3 लाख वाला तो करेक्ट है, ये 2,16,000 वाला गलत है, ये 90% है। तो डिवाइड बाय 90 इंटू 100, यानी सही मायने में 2,40,000 है। कितना है ये? 2,40,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 24,000 का, 24,000 का डिफरेंस आ रहा है। 2,16,000 की चीज में कितनी कर रहा हूं? 2,40,000। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस ईयर के लिए बना रहा हूं कि लास्ट ईयर के लिए? इस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए। लास्ट ईयर की फिगर नहीं, लास्ट ईयर का कैश फ्लो लास्ट ईयर में गया होगा। ये आपको 2 बैलेंस शीट तो इसलिए दी ताकि आप लास्ट ईयर से इस ईयर चेंज देख पाओ, वरना है तो फॉर द ईयर ना, कैश फ्लो फॉर द ईयर 2001-2 इस साल के लिए। तो इस 1-2 पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा देखते हैं। नंबर 1, मुझे यहां से मिटाना पड़ेगा, 24 का डिफरेंस याद रहेगा आपको। एक डिफरेंस तो यह आएगा, सबसे इजी वाला समझना हमेशा, कि आपकी करंट असेट्स क्वेश्चन में दे रखी है बैलेंस शीट में, आप देखो बैलेंस शीट में स्टॉक अलग से नहीं दिया है। स्टॉक अलग से दिया हुआ होता तो मैं 2,40,000 और 3 लाख का डिफरेंस, यानी कितने का डिफरेंस? 60,000। इंक्रीज इन स्टॉक कहां लिखते हैं? इंक्रीज इन स्टॉक यहां, चेंज इन वर्किंग कैपिटल यहां लिखता, लिख देता ना। नया वाला स्टॉक, नया फिगर क्या होता? 340, डिफरेंस 340 रहता है, रेक्टिफाइड फिगर से रहता है। लेकिन मेरे पास बैलेंस शीट में स्टॉक अलग से कहां है? इसका मतलब वो इंक्लूड किस में होगा? वो इस करंट असेट्स में लिखा होगा, अंदर होगा तो सही, कहीं ना कहीं गया था, गायब थोड़ी ना हो गए, तो उसके अंदर है वो। यानी करंट असेट से बताता हूं मैं, करंट असेट्स यहां कितनी? 11,10,000, और इधर कितनी? 13,10,000। इसमें स्टॉक कितना इंक्लूड होगा? 2,16,000 से इंक्लूड होगा इसमें, और इसमें कितना होगा? 3 लाख से। 2,40 नहीं लूंगा, क्यों? मैंने बैलेंस शीट का फिगर उठाया है, इस वाले फिगर में गलत वाला अमाउंट इंक्लूड होगा कि सही वाला? तो ये तो पिछले साल का फिगर है ना, तो पिछले साल तो 2,16,000 ही इंक्लूड होंगे इसमें, वो तो इस साल सुधार रहा हूं मैं तो, वरना लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का जो फिगर है वो तो गलत वाला फिगर है ना। वही तो बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में गलत वैल्यूएशन हो गया था, तो ये 2,16 से इंक्लूड है। तो हम माइनस करके करें, इससे अच्छा ये कि करंट असेट्स में स्टॉक होता है, डेटर होता है, कैश होता है। अब हमको क्या पता क्या क्या है, तो आप क्यों फालतू एजम्पशन बढ़ाओ? इसको अलग करके अलग से लिखो और बाकी असेट्स अलग। 2 तरीके हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं, चेंज इन स्टॉक और अदर असेट्स, पर मैं चाहता हूं आप ऐसा ना करें। हमने तो सिर्फ इतना सा किया कि इसमें स्टॉक इंक्लूड है, रहने दे, हम तो उसमें सिर्फ इंक्रीज कर देते हैं, रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। कितने का स्टॉक बढ़ाया हमने? 24 का। अब स्टॉक सही हो गया, 2,16 से इंक्लूड था, 24 और बढ़ा दिया ना, कितने से इंक्लूड है? 2,40,000 से। तो सही है ना, रहने दो। तो सारी करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? और यहां कितनी आ गई? यहां कोई चेंज करना है नहीं, यहां का स्टॉक सही है। तो अब आपकी चेंज इन करंट असेट्स, चेंज इन करंट असेट्स 11.34 माइनस 13.1, यानी कि 1,76,000। चेंज इन अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स 1,76,000। इंक्रीज हो रही है असेट, और जब असेट इंक्रीज होती है तो हम माइनस में लिखते हैं, 1,76,000 नेगेटिव में लिखते हैं। वर्किंग नोट इसका भी लिख बना के रख लेना, वर्किंग नोट। समझ रही बात? यानी आपको जब भी किसी भी आइटम में रेक्टिफिकेशन करना हो तो आप पहले उसको रेक्टिफाई कर लो, फिर जो नया फिगर है उससे चेंज लिखो। एक इफेक्ट ये आता है जब भी आप फिगर बदलोगे।
लेकिन मैंने कहा जब भी हम बैलेंस शीट के फिगर बदलेंगे तो कहीं और भी लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, हो गया यहां तक का कंप्लीट। प्रॉफिट पर इंपैक्ट क्या आएगा ये देखते हैं। स्टॉक बढ़ने से या घटने से प्रॉफिट पे फर्क आता होगा या नहीं आता होगा? आपको याद है, मैं और डिटेल समझा रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, जीपी लिखते हैं। अब अगर मैं स्टॉक बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और ये बढ़ाऊंगा अगर मैं तो ये कम हो जाएगा, होता होगा। तो हम देखते हैं 2001 2002। अभी मुझे यहां सबसे मेन पॉइंट लिखना रह गया था, मैंने इसलिए इसको छोड़ा था कि लास्ट में लिखूं। आपको कैसे पता लगेगा कि सर लास्ट में लिखेंगे? तो आप हमेशा पेन पहले लिखोगे बस ही, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन पहले पढ़ोगे फिर लिखोगे ना, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगी स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, और स्टॉक में गड़बड़ है इसका मतलब प्रॉफिट क्यों नहीं। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड, वो दे रखा है 2,40,000, 2,40,000, और इधर का दिया 3 लाख। अब लास्ट ईयर का स्टॉक आपने बढ़ाया, क्लोजिंग स्टॉक, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज हुआ होगा, अब यहां समझने लायक बात है, तो हम किस तरीके से करें, या फिर एक काम करते हैं और भी इजी बताता हूं मैं आपको। एक काम करते हैं, तो हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर लेते हैं कि इस ईयर की, हम तो इस ईयर की बात कर रहे हैं 1-2 की। 1-2 का जब पेन बनाया तो यहां हमने ओपनिंग स्टॉक 216 लिखा होगा और उससे प्रॉफिट आया हमारा, उससे प्रॉफिट आया ना। अब मैं इसको 24,000 बढ़ा रहा हूं, तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ाऊंगा तो क्या इफेक्ट आएगा, आप तो इतना समझ लो, है ना। पिछले साल को छोड़ो, 24,000 का स्टॉक बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो इस बार का प्रॉफिट कितना है मेरे पास? इस बार का प्रॉफिट है मेरा 3 लाख, तो 3 लाख रुपए में से मैं 24,000 माइनस कर देता हूं, 3 लाख में से मैं 24,000 माइनस कर देता हूं। अब बचे मेरे पास 2,76,000 क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है मेरा, बस ये समझ लो आप। तो हो गया ना डबल इफेक्ट। एक बार बैलेंस शीट में स्टॉक में कर दिया एडजस्टमेंट, एक बार यहां एडजस्टमेंट कर दिया मैंने। अब ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 2,40,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 36,000। बस आपको ये करना था। मैंने अभी यार कहा आपसे, इससे पहले वाले पॉइंट में भी, यहां पर भी कहा था मैंने कि डिफरेंस में अगर कुछ भी नया करते हो तो उसका दूसरा इफेक्ट होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ऐसे यहां पर भी होगा। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकालता करंट असेट्स का, तो करंट असेट्स थी 13,10,000 और 11,10 दिख ही रहा, 2 लाख आता। डिफरेंस कितना आता? 2 लाख आता, 2 लाख माइनस, जबकि मैंने तो 176 लिखी। इसका मतलब 24,000, यहां पर 24,000 का फर्क आ रहा है, 24,000 कम माइनस किए। तो ऊपर ध्यान से देखो, अगर आप ये नहीं करते तो आपका डिफरेंस 3 लाख माइनस 240 यानी 60,000 डिफरेंस आता। तो 60,000 में से 24,000 माइनस हो गए ना एक तरीके से, तो 36 आ गया। आप ऐसा समझ लो, ठीक है। अल्टीमेट इफेक्ट सेम आता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो इतना सा सोचने का है कि मुझे स्टॉक चेंज करना है, तो मैंने स्टॉक चेंज कर दिया, इसका इफेक्ट सबसे इजी। दूसरा इफेक्ट कहां आएगा सर? तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ा रहे हो ना, क्लोजिंग नहीं, पिछले साल की अकाउंटिंग हो गई, मैं तो करंट ईयर, करंट ईयर में क्या हुआ? करंट ईयर में मैंने ओपनिंग बढ़ाया ना, तो ओपनिंग बढ़ाया तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, तो मैंने प्रॉफिट कम कर दिया। तो जो भी करना मुझे इस साल के एडजस्टमेंट में करना है, ठीक। चलिए, ये हमारे 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट है। अब हम बैलेंस शीट से चलते हैं। इसी स्टाइल से आपको भी चलना चाहिए कि मैंने पहले एक बार आपको एडजस्टमेंट समझा दी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख और 16 लाख, तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख, सारे 4 लाख कैश कंसिडरेशन में है या कोई असेट्स के अगेंस्ट में दिए? तो असेट्स के अगेंस्ट में कहीं नहीं दिया है कोई एक्सचेंज ऑफर, तो शेयर इश्यूड फॉर कैश कंसिडरेशन, इसलिए पूरे 4 लाख में। प्रेफरेंशियल शेयर 120 हो गया। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का डायरेक्ट हो गया 40 यहां और 40 कैपिटल रिजर्व में, ठीक। फिर क्या? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का पॉइंट भी यहां पे आ चुका है, 1,20,000 हमने लिख चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस भी हो गया। डिबेंचर्स,
डिबेंचर्स 4,80,000, इसका डिफरेंस भी हो गया, लेकिन डिबेंचर्स के वहां परसेंटेज दिए हैं, परसेंटेज दिए, इसका मतलब वहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखना कंपलसरी है आपको। बैलेंस शीट में अगर 9% दिए जिस आइटम के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ है तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पर तो आपने दिया है, अब 4 लाख पे दिया है 280 पे, कंफ्यूजन ये रहेगा। तो आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि रिडम्पशन अगर स्टार्टिंग में हो गया होगा, शुरुआत में ही, तो शुरुआत में अगर हो गया है ईयर स्टार्टिंग में ही, तो 4 लाख का बैलेंस 1,20 कम होके 280 रहा ना। तो स्टार्टिंग में अगर हो गया हो तो पूरे साल 280 चला। और अगर आप ये अज्यूम करते हो कि रिडम्पशन आखिरी में हुआ है, लास्ट में, तो ये लास्ट में अगर हुआ है तो फिर आखिरी में बैलेंस कम हुआ होगा, पूरे साल तो 4 लाख चले होंगे। तो जैसा भी आप नोट कर देना। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि रिडम्पशन एट द एंड है, तो फिर यहाँ 4 लाख पे 9%, 36,000 पूरे। यहाँ एक बार यहाँ आएंगे माइनस में, अब यहाँ माइनस में आया तो कहीं और प्लस में आएंगे, और ये चीज बैलेंस शीट मैंने लिखी हुई है। बैलेंस शीट से बाहर कोई भी नया फिगर लिखोगे तो उसका डबल जरूर होगा कहीं पे। तो यहाँ माइनस, तो डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में तो जाता है, और पीएनएल में अगर लिखा होगा तो पीएनएल मींस नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो वहां से रिवर्स कर देंगे। यहां से माइनस हो चुका होगा, पीएनएल में डेबिट हो चुका होगा, यानी माइनस हो गया, तो उसको वापस क्या करें, प्लस। तो 36,000 वहां प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और यहां पे माइनस कर देंगे। करंट लायबिलिटी 480 और 520 यानी 40,000 रुपए, 40,000 का डिफरेंस, 40,000 करंट लायबिलिटी 40,000 इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमने पैसा लिया। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का डिविडेंड 1,20,000 यहां पेमेंट दिखाएंगे, और करंट ईयर का मैं बता चुका हूं, यहां पर ऐड करेंगे। टैक्स प्रोविजन का हिसाब एक खत्म हो गया। अनपेड डिविडेंड, जब अनपेड डिविडेंड आया इसका मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड आपने डिक्लेयर 1,20 किया होगा, लेकिन 16,000 रुपए वाले शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया, या उनका अकाउंट नंबर गलत आ रहा था इसलिए उनको हम चेक नहीं पहुंचा पाए, या उनको ईसीएस नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो अनक्लेम्ड रह के बाद में आके लेंगे वो। तो इसको इस तरीके से सोचोगे अनक्लेम को, यानी नेट पेमेंट कितना हुआ होगा, 1,06,000। असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में मैंने आपको 3 बार लिखना बताया। लॉस यहां लिख दिया मैंने, सेल परचेज यहां लिख दी मैंने, डेप्रेशन अपनी जगह हो गया डेप्रेशन के हिसाब, इन्वेस्टमेंट हो चुका अपना इन्वेस्टमेंट भी, कैश छोड़ना है। करंट असेट्स का हिसाब में कर चुका हूं, करंट असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख दिए। तो आखिर में इसे टैली करोगे अपने आप कुछ छूट जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग है, नहीं प्रैक्टिस नहीं हुई हो, बड़े क्वेश्चन रहते हैं, आपने 12th में छोटे छोटे करे थे, ये बड़े क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं आपसे कि बाद में चेक करोगे तब पकड़ में आ जाएगी कि अच्छा प्रिलिमिनरी तो लिखना ही भूल गए, तो बाद में लिख देना। इसलिए इसका टोटल पहले से मत लगाओ, पहला पूरा क्वेश्चन कर लिया, अब आप टोटल लगा लो। अब इन सब टोटल लगा के नेट बाहर लिख देना, 100% आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 है, और क्लोजिंग भी कितना है, 10 है। इसका मतलब डेफिनेटली यहां आपका आंसर क्या आएगा, नील आएगा, टोटल लगाओगे तो। चलिए टोटल लगा के भी मैं बता ही देता हूं। तो मैंने टोटल भी लगा दिया, आप देख लो इस पूरे का टोटल कितना आया है, नेट 628 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का आया 636 नेगेटिव, और फाइनेंसिंग का 8,000। नील हो गया ना सब। देखो वैसे नेगेटिव पॉजिटिव लगाना आप ध्यान से देखना। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन था कि मुझे एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन ही करवा पाया, जबकि मेरा टारगेट 2 क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको स्लो करवाया ताकि आपको एक बार फिर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे हम। इसमें लगभग अधिकांश क्वेश्चन मुझे करवाना है, लेकिन आप जो जो क्वेश्चन मैं करवाते आ रहा हूं उनको ढंग से वर्किंग नोट से लिख के और रखो अपने पास। तो 10th एंड 11th 2 बड़े क्वेश्चन हुए अपने। अब आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, और होमवर्क रहेगा 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन आप करके देखना, वैसे हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा। 9th हो जाएगा, 8th जरूर मुझे करवाना पड़ेगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन करके रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।